तो बच्चा आज हम करेंगे फोर्थ चैप्टर जुडिशरी इन इंडिया। ठीक है। द जुडिशरी इज़ ए ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट विच इंटरप्रेट्स एंड अप्लाइज द लॉ। जुडिशरी क्या होती है? ये गवर्नमेंट की वो वाली ब्रांच है जो कि लॉज को एक्सप्लेन करती है और लॉज को अप्लाई करवाती है। ठीक है। द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर आर एनफोर्स्ड बाय द एग्जीक्यूटिव। और जो लॉज लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए जाते हैं, लेजिस्लेचर मतलब बेटा वो जो लोकसभा और राज्यसभा जो ये लॉज बनाती है लेजिस्लेचर, उसको लागू भी करवाया जाता है एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा। एग्जीक्यूटिव्स क्या होते हैं राजे? एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो हाई पोस्ट पे, जैसे हो गए प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, गवर्नर्स, है ना, जो जो हाई पोस्ट पे होते हैं, तो इन लोगों को एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। इफ़ हाउएवर पीपल वायलेट लॉज दे हैव टू बी पनिश्ड। और अगर इन लॉज को लोग वायलेट करेंगे, मतलब उल्लंघन करेंगे, नहीं मानेंगे जो लॉज लेजिस्लेचर ने बनाए हैं या जो लॉज जुडिशरी बनाती है ना, अगर उन चीज़ों की, उन लॉज की कोई उल्लंघना करता है ना, नहीं मानता, तो ऐसे लोगों को पनिशमेंट भी मिलती है। ठीक है। अब आता है रोल्स ऑफ जुडिशरी। अब जुडिशरी मतलब ये बेटा, जुडिशरी में जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये आती है। जुडिशरी का मतलब है ये 3 तरह की जो कोर्ट है, इसको जुडिशरी बोलते हैं। तो इसका क्या रोल है? सबसे पहला रोल है जुडिशरी इन इंडिया डिसॉल्व्स disputes that may arise between citizens, between citizen and the government, between two state governments, between center and the state governments। अब जुडिशरी बच्चा क्या काम करती है? इंडिया में जो भी डिस्प्यूट होते हैं, जो भी झगड़े होते हैं ना, झगड़े किस किस के बीच में, या तो सिटीजन्स के, लोगों के बीच में झगड़ा हो जाए, या लोगों और गवर्नमेंट के बीच में कुछ झगड़ा हो जाए, है ना, कोई डिस्प्यूट हो, या 2 स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में कोई झगड़ा हो जाए, या सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का आपस में कोई झगड़ा हो जाए, तो जो ये डिस्प्यूट होते हैं ना, जुडिशरी उनको सुलझाती है, रिजॉल्व करती है। ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड रोल है, इट हैज़ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू दैट इज़ टू डिक्लेयर अ लॉ null and void if it violates the provision of the constitution। अच्छा, इसके पास, जुडिशरी के पास क्या पावर होती है? इस जुडिशरी के पास ये पावर होती है कि अगर कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है ना, कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा होता है, जैसे सपोज कोई लॉ तैयार किया गया जो कि बाद में पता चला कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए वो ठीक नहीं है वो लॉ, तो उस लॉ को जुडिशरी क्या करती है? नल एंड वॉइड मतलब अबॉलिश कर देती है। अबॉलिश मतलब ख़त्म कर देती है। ठीक है। इसके बाद आता है जुडिशरी प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल। एवरी सिटीजन कैन अप्रोच द कोर्ट इफ दे फील दैट देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड। और जुडिशरी नेक्स्ट क्या है इसका रोल, कि फंडामेंटल राइट, जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना, फ्रीडम टू मूव, है ना, फ्रीडम टू मूव एनीवेयर, फ्रीडम टू, किसी भी मतलब रिलीजन को आप मान सकते हैं, ठीक है, कहीं भी आप जा सकते हैं, तो ये सब फ्रीडम हम लोगों की, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है। तो कभी भी किसी को लगता है ना, किसी भी सिटीज़न को अगर लगता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ किसी ने वॉयलेट किया है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को, कि इन्होंने, किसी ने भी मतलब अगर छेड़खानी करी है, हमें मनाही कर रहे हैं इधर उधर जाने के लिए, तो इस तरह के जो पीपल है ना, वो कोर्ट में जाकर अप्रोच कर सकते हैं, मतलब कोर्ट में जा सकते हैं और उनसे गुहार लगा सकते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट किए जा रहे हैं। इसके बाद आता है ब्रांचेज ऑफ लीगल सिस्टम। ठीक है। हमारा जो लीगल सिस्टम है, इसमें 2 तरह के ब्रांचेज होते हैं, 2 तरह के केसेस होते हैं। ठीक है। 2 तरह के केसेस होते हैं हमारे लीगल सिस्टम में। पहला होता है सिविल लॉ, ठीक है, और सेकंड होते हैं क्रिमिनल लॉ। तो सिविल लॉ बच्चा क्या होता है? सिविल लॉ डील्स विद द डिस्प्यूट अराइजिंग बिटवीन वेरियस इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन, एज फॉर एग्जांपल डिस्प्यूट्स ओवर प्रॉपर्टी। सिविल लॉ क्या होता है बच्चा? जो डिस्प्यूट होते हैं ना, या तो लोगों, इंडिविजुअल्स का आपस के बीच में होता है डिस्प्यूट, या और किसी ग्रुप के साथ किसी का डिस्प्यूट हो जाता है। तो किस तरह के डिस्प्यूटेड कवर करते हैं सिविल लॉ? जैसे कोई किसी का झगड़ा प्रॉपर्टी के पीछे हो गया, या टेनेंसी होते हैं, किराए के पीछे कोई झगड़ा हो गया, किराए मतलब किसी ने, मकान मालिक ने किराएदार को बिठाया और वो खाली नहीं कर रहा,
तो ये केस भी सिविल लॉ के अंडर आता है। परचेज ऑफ गुड्स, कोई आपने सामान खरीदा है ना, काफ़ी महंगा आपने सामान खरीदा, या आपने पेमेंट किसी के सामान के लिए करी और वो सामान आपको मिला नहीं, इस तरह की भी कहीं कहीं पर गड़बड़ होती है ना सामान की परचेज में, तब भी सिविल लॉ में आप अप्लाई कर सकते हैं। मैरिज, किसी की कोर्ट में जो मैरिज है वो उसमें भी सिविल लॉ के अंडर आती है वो भी। डाइवोर्स केसेस भी, चाइल्ड कस्टडी भी। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट की मान लो दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट की उल्लंघना करता है, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को उसकी कॉन्ट्रैक्ट की उल्लंघना करता है, नहीं मानता, तो भी सिविल लॉ के अंडर आता है ये भी, है ना। बोरोइंग और लैंडिंग मनी, किसी को आपने मान लो किसी ने आपसे पैसे लिए, है ना, आपसे पैसे बोरो किए, अच्छे खासे लाखों में बोरो कर लिए और वो आपको रिटर्न नहीं कर रहा, तो इस केस में भी सिविल लॉ बनता है। ठीक है। इफ़ अ पर्सन फील्स दैट हिज इंडिविजुअल राइट्स हैव बीन वायलेटेड ही कैन फाइल ए पिटीशन इन द कोर्ट। अगर किसी पर्सन को लगता है कि उसके राइट्स, उसके खुद के जो फंडामेंटल राइट, जो इंडिविजुअल राइट्स अगर किसी ने वायलेट करे हैं, है ना, छेड़खानी करी है उसके राइट से, तो वो पर्सन क्या कर सकता है, कोर्ट में जाकर पिटीशन फाइल कर सकता है। पिटीशन एक तरह की रिक्वेस्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न, है ना, रिटर्न फॉर्म में रिक्वेस्ट वहाँ पे कोर्ट में वो डाल सकता है। जैसे उसमें एक केस स्टडी दी है, विक्रम फाइल्ड पिटीशन इन द कोर्ट दैट हिज टेनेंट सुनील हैड रेंटेड हिज हाउस बट फॉर द लास्ट 6 months ही हैज स्टॉप्ड पेइंग रेंट। विक्रम ने कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करी, है ना। विक्रम एक ऑनर है जिसने कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करी है, रिक्वेस्ट फाइल करी है, रिटर्न रिक्वेस्ट दी है, क्या कि उसका जो टेनेंट है, उसका जो किराएदार है सुनील नाम का, उसने घर अपना किराए पे दिया था। विक्रम ने अपना घर सुनील नाम के एक पर्सन को किराए पे दिया था, पर पिछले लास्ट के 6 मंथ से उस सुनील ने जो रेंटल था उसने किराया देना बंद कर दिया। ठीक है। द कोर्ट हर्ड द आर्ग्यूमेंट पुट फॉरवर्ड बाय द विक्रम्स लॉयर, और फिर कोर्ट ने उसके सारे आर्ग्यूमेंट सुने, और ये किसने दिए, विक्रम्स के लॉयर ने, है ना। एक्चुअल में कोर्ट में कौन जाता है, कोई इंसान खुद तो नहीं जाता, कोर्ट में किसकी तरफ से केस लड़ा जाता है, हम अगर सपोज हमने कोई केस किया है तो हमारी तरफ से वकील लड़ता है ना केस, लॉयर करता है हमारी तरफ से केस, तो इसी केस में भी विक्रम के वकील ने आर्ग्यूमेंट पुट करी जज के आगे कोर्ट में। द कोर्ट वॉज कन्विंस्ड दैट विक्रम्स राइट टू गेट रेंट फ्रॉम द टेनेंट हैज़ बीन वायलेटेड। तो कोर्ट ने ये पाया कि विक्रम का हक था उस रेंट को पाने का जो कि टेनेंट ने उस रेंट को दिया नहीं। ठीक है। द कोर्ट ऑर्डर्ड सुनील टू पे द रेंट और वैकेट द हाउस। फिर कोर्ट क्या करता है, सुनील को ऑर्डर देती है या तो तू रेंट पे कर, नहीं तो घर खाली करो। अब नेक्स्ट लॉ आता है बच्चा क्रिमिनल लॉ। ठीक है। अभी तक ऊपर दो तरह के लॉ हमने देखे, पहला था सिविल लॉ। सिविल लॉ में प्रॉपर्टी, है ना, प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट है या कोई मैरिज से रिलेटेड कोई दिक्कत है या कोई डाइवोर्स का हो गया या चाइल्ड कस्टडी होगी, है ना, रेंटल, ये टेनेंसी वाला ही काम था। बड़ा सिंपल से कि जो केस होते हैं ना वो जाते हैं सिविल में, सिविल लॉ के अंडर आते हैं। अब आते हैं क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल एज द नेम इज सजेस्टिंग इट इज़ डील्स विद द क्राइम। क्रिमिनल वो वाले केसेस जिसमें क्राइम है। क्राइम में देखो पता क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, जैसे मर्डर्स हो गया, किडनैपिंग हो गया, रैंसम हो गया। रैंसम क्या होता है, जब किडनैप कोई किसी को कर लेता है तो वो पैसा मांगता है ना, जो उसे रैंसम बोलते हैं। ठीक है। इसे फिरौती बोलते हैं हिंदी में। और क्या हो सकता है इसमें क्रिमिनल लॉ में, और कौन सा आता है, डेकॉइटी आता है। डेकॉइटी मतलब जो से डाकू बैंक कर लेते हैं ना, बैंक में डाका डाल लेते हैं, तो वो डेकॉइटी भी क्रिमिनल लॉ के अंडर आती है। और जो चोरी होती है घर में, थेफ्ट्स होती है ना, तो वो भी क्रिमिनल लॉ के अंडर ही आता है। ठीक है। इसके बाद एक केस स्टडी कर लेते हैं। देयर वॉज ए थेफ्ट इन रोहित हाउस एंड द थीफ स्टोल कैश एंड मैनी वैल्यूएबल्स। किसी के रोहित के घर में कोई चोरी होती है और वो चोर क्या चोरी कर लेता है, कैश उठा लेता है रोहित के घर से और बहुत सारी वैल्यूएबल्स होते हैं जो ज्वेलरी होती है ना, बहुत कीमती सामान को चोरी कर लेता है रोहित। फिर क्या करता है, रोहित फाइल्ड एन एफआईआर। तो रोहित क्या करता है, एफआईआर लिखवाता है। फर्स्ट एफआईआर की फुल फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। और पुलिस को ये एफआईआर लिखवा के आता है, और क्या लिखवाता है, एंड गिव द डिटेल्स अबाउट द टाइम एंड द प्लेस ऑफ द थेफ्ट एंड द पर्सन whom he suspected। और एफआईआर में क्या लिखवाता है कि किस टाइम पर वो चोरी हुई, है ना, और किस जगह पर चोरी हुई,
और उसको किस पे शक है, वो सब कुछ एफआईआर में लिखवाना पड़ता है। ही गेव द पुलिस अ लिस्ट ऑफ थिंग्स विच वर स्टोलन, और उससे वो पुलिस को वो लिस्ट भी बताता है कि किस किस सामान की उसकी चोरी हुई है। द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड द कंप्लेंट एंड कास्ट कंप्लेंट एंड केस वॉज फाइल्ड इन द कोर्ट। तो पुलिस क्या करती है, केस को इन्वेस्टिगेट करती है, उस जो कंप्लेंट उसने डाली थी, रोहित ने जो कंप्लेंट डाली उसको इन्वेस्टिगेट करती है और एक केस फाइल करती है कोर्ट में। ठीक है, द कोर्ट फाउंड द एक्यूज गिल्टी, और पता चलता है कि जिस बंदे को पुलिस ने पकड़ा है वो गिल्टी है, मतलब उसने एक्चुअली में चोरी करी है। तो स्टोलन गुड्स वर रिकवर्ड एंड द अक्यूज्ड वाज इम्प्रिजन्ड फॉर 1 ईयर, और जो सामान चोरी होता है वो उससे वापस ले लिया जाता है, रिकवर कर लिया जाता है, और जो चोर होता है ना अक्यूज्ड, तो उसको इम्प्रिजनमेंट देते हैं, उसको जेल कर देते हैं 1 साल की। फिर आता है जो द जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू 3 लेवल्स। तो जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है ना वो 3 लेवल पे डिवाइड है, 3 लेवल्स हैं। इट इज़ लाइक अ पिरामिड, और ये एक पिरामिड शेप का होता है। ठीक है, पिरामिड देखो ट्रायंगुलर शेप का है ये। ठीक है, एट द टॉप ऑफ द पिरामिड इज़ द सुप्रीम कोर्ट, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है जो कि हाईएस्ट कोर्ट में आता है। हाईएस्ट मतलब इसके आगे कोई कोर्ट नहीं होता। सबसे टॉप मोस्ट कोर्ट कौन सी है, सुप्रीम कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट में आता है ये। इसको एपेक्स कोर्ट भी बोलते हैं, एपेक्स मतलब बिल्कुल टॉप पे है। ठीक है, हाईएस्ट कोर्ट ना बोल के इसको एपेक्स कोर्ट भी बोल सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये बिल्कुल टॉप पे है। इट इज़ फॉलोड बाय द हाई कोर्ट एट द स्टेट लेवल। ठीक है, फिर हाई कोर्ट आता है उसके बाद, और हाई कोर्ट्स आपको पता है कहाँ पर होती है, स्टेट्स में होती है। ठीक है, एट द लोवेस्ट लेवल, और सबसे नीचे के लेवल पे आते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल जिसे बोलते हैं, यहाँ पे होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। ठीक है, और इसको सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी बोलते हैं। तो ये पिरामिड शेप दिख रही है, सबसे ऊपर टॉप मोस्ट पर कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, ये एक ही है। ठीक है, फिर हाई कोर्ट थोड़ी इससे ज़्यादा होती है। ठीक है, और ये हर स्टेट में होती है हाई कोर्ट। इसकी बात आती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये हाई कोर्ट से भी इनका नंबर ज़्यादा होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का। ठीक है, फिर आता है इन इंडिया वी हैव एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है ना, ये जो जितने भी ये तीनों कोर्ट का नाम ऊपर बताए हैं ये जुडिशियल सिस्टम ही बनाते हैं। तो ये जो जुडिशियल सिस्टम है ना इंडिया का, ये इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड मतलब मिलजुल कर ही काम करता है। ठीक है, अकेले अकेले काम नहीं करता, इंटीग्रेटेडली काम करता है, मिलजुल कर ही काम होता है इसमें। जैसे द डिसीजंस मेड बाय द हायर कोर्ट्स आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट्स, कि जो भी डिसीजन लिए जाते हैं ना हाई कोर्ट के द्वारा जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो उसके नीचे वाली कोर्ट को मानने ही पड़ते हैं। ठीक है, मान लो सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीज़न लिया, कोई डिसीजंस बताया, तो वो उससे नीचे वाले कोर्ट कौन कौन से हैं, हाई कोर्ट को भी मानना पड़ेगा वो डिसीज़न, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी मानना पड़ेगा वो डिसीज़न। ठीक है, अच्छा, इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट सेटिस्फाइड बाय द जजमेंट ऑफ ए कोर्ट, अगर कोई पर्सन किसी कोर्ट की जजमेंट से खुश नहीं होता, सेटिस्फाई नहीं होता, ही और शी कैन मेक एन अपील टू द नेक्स्ट हायर कोर्ट, तो वो पर्सन अपील कर सकता है उससे ऊपर वाली कोर्ट में। इसका मतलब क्या है बच्चा, जैसे मान लो किसी ने केस डाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या बेटा, सबसे नीचे की कोर्ट होती है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आती है। सपोज़ किसी ने केस डाला डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस डाला, फिर जज ने कोई फैसला सुनाया। मान लो वो पर्सन सपोज़ वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, कि उसने बोला कि मेरे साथ तो ठीक नहीं किया, जज ने मेरे फेवर में फ़ैसला नहीं सुनाया, जबकि मेरे फेवर में ये फ़ैसला होना चाहिए था, पर जज ने मेरी फेवर में फ़ैसला नहीं सुनाया। इस पर वो पर्सन पता क्या कर सकता है, वो अपील कर सकता है। कहाँ, हाई कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ऊपर है ना हाई कोर्ट, तो वो हाई कोर्ट में जाकर अपील कर सकता है कि मेरी केस की सुनवाई दोबारा की जाए, क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से सेटिस्फाई नहीं हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अगर कोई खुश ना हो, सेटिस्फाई ना हो, तो हाई कोर्ट में वो अपील कर सकता है। अगर कोई किसी का कोई हाई कोर्ट के फैसले से भी सेटिस्फाई नहीं होगा ना, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील कर सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये तीनों कोर्ट क्या है, मिलजुल कर ही काम करते हैं, इंटीग्रेट फॉर्म में ही काम करते हैं। इसके बाद आता है बच्चा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 28 जनवरी 1950। और सुप्रीम कोर्ट इंडिया में कब आई थी,
28 जनवरी को 1950 को। तो ये आपका वन वर्ड का क्वेश्चन बन सकता है। व्हेन डिड द सुप्रीम कोर्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस, कब आई थी? 28 जनवरी 1950। इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लॉ इन द इंडियन जुडिशियल सिस्टम, और आपको पता है ये सबसे ऊपर है और हाईएस्ट कोर्ट है ये, है ना, हमारे इंडियन जुडिशियल सिस्टम की टॉप मोस्ट कोर्ट है ये। इट इज़ लोकेटेड इन दिल्ली, और ये एक ही है, और ये दिल्ली में, न्यू दिल्ली में है। ये जो हाई कोर्ट, सॉरी नॉट सुप्रीम कोर्ट है, ये न्यू दिल्ली में है, और न्यू दिल्ली इट्स द कैपिटल ऑफ इंडिया। द डिसीजन मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स ऑफ आवर कंट्री, और जितनी भी हमारी कंट्री की कोर्ट्स हैं ना, जितने भी कोर्ट्स हैं, सबको सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना ही पड़ता है। बाइंडिंग मतलब बाउंड होना पड़ता है, मानना ही पड़ता है। नो डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट इन इंडिया, और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दे दिया उसको कोई भी कोर्ट क्या है, चैलेंज नहीं कर सकती है। अब आता है बच्चा कॉम्पोजिशन, कि सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन होते हैं, कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट इज प्रिजाइडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हु हेड्स द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट। सबसे पहला मेंबर कौन होता है, सबसे मेन हेड कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट का मेन हेड होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते, ठीक है। हेड ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज कॉल्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो हेड है। उसके अलावा इट हैज़ 33 अदर जजेस, है ना, इसके अलावा 33 और जज होते हैं। एक तो होगा सीजीआई जिसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं, वो हेड है। इनके साथ 33 जज, 33 जज और होते हैं, ठीक है। फिर आता तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, जो हेड है सुप्रीम कोर्ट के, हेड कौन है? द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनको कौन अपॉइंट करता है, कौन चुनता है? द सीजीआई इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुनता है, पर किनके एडवाइस लेके? ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब प्रेसिडेंट अपने मिनिस्टर्स की एडवाइस लेता है, फिर जाकर ही सीजीआई को, जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, अपॉइंट किया जाता है। और जो बाकी 33 जज हैं उनका क्या? द अदर जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और जो बाकी 33 जज हैं ना, उनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, पर इस टाइम वो किससे रिकमेंडेशन लेता है, किससे एडवाइस लेता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो हेड होता है ना सुप्रीम कोर्ट के, हेड से सलाह लेते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट के हेड को अपॉइंट करना था तो प्रेसिडेंट ने अपने मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से एडवाइस ली थी, पर जब बाकी जजेस को अपॉइंट करना था तो प्रेसिडेंट ने किससे सलाह करी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, ठीक है। अब आती है क्वालिफिकेशन, कि अगर आपने सुप्रीम कोर्ट का अगर जज बनना है तो उस पर्सन के पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, ठीक है। सबसे पहला तो है अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। अगर किसी ने भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो ही और शी शुड बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, इंडिया से बिलोंग करना चाहिए वो पर्सन। सेकंड है अ हाई कोर्ट जज फॉर एटलीस्ट 5 years, और या फिर वो हाई कोर्ट का जज रह चुका हो 5 साल के लिए। मतलब ये जो बता रहे हैं ना, एलिजिबिलिटी कंपलसरी है, या एक तो वो सिटीज़न होना चाहिए इंडिया का, और वो दूसरा क्या है, उसको एज ए जज वर्क करना चाहिए 5 साल तक। वो हाई कोर्ट का 5 साल तक जज होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? अ हाई कोर्ट एडवोकेट फॉर एटलीस्ट 10 years, और 10 साल उसको एज ए एडवोकेट वर्क करा होना चाहिए हाई कोर्ट में, ठीक है। और फिर है अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट एंड एक्सपर्ट इन लॉ इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, और वो पर्सन कैसा होना चाहिए? एक्सपर्ट होना चाहिए, अपने लॉ में एक्सपर्ट होना चाहिए, और इसका ओपिनियन कौन देगा? प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट को लगेगा कि वो जो जज वो चुन रहा है वो एक्सपर्ट है किसी लॉ में, तो ही वो उसको अपॉइंट करेगा। तो मतलब 4 चीज़ें होनी कंपलसरी हैं टू बी अ जज इन सुप्रीम कोर्ट। पहला सिटीज़न ऑफ इंडिया, और दूसरा है उसको एज ए जज 5 साल काम करे होना चाहिए हाई कोर्ट में, और 10 साल एज ए एडवोकेट काम करा होना चाहिए हाई कोर्ट में, और इसके अलावा प्रेसिडेंट के ओपिनियन में, प्रेसिडेंट के माइंड में होना चाहिए कि ये एक्सपर्ट इन लॉ है, ठीक है। इसकी बात आती है टर्म। टर्म क्या होती है? टाइम पीरियड, वो कि वो जज कितने टाइम के लिए सुप्रीम कोर्ट में काम करेगा, ठीक है। अब कितने टाइम के लिए काम करते हैं? Once appointed, the Chief Justice and the judges of the Supreme Court remain in the office till they are 65 years of old. एक बार अपॉइंट होने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी जजेस जो 33 जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के, वो
65 ईयर्स एज तक एज ए जज काम कर सकते हैं, ठीक है। द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट बी इजीली रिमूव्ड। जो जज सुप्रीम कोर्ट के जो भी जज होते हैं उनको इतनी आसानी से निकाला नहीं जा सकता, इजीली रिमूव नहीं कर सकते इनको। A Supreme Court judge can be removed only by the President on the ground of proven misuse of office, misbehavior और incapacity। और सुप्रीम कोर्ट के जज को तभी निकाला जा सकता है, प्रेसिडेंट के द्वारा तभी निकाला जाएगा जब ये प्रूव हो जाएगा कि उस जज ने, सुप्रीम कोर्ट के उस किसी जज ने ऑफिस का मिसयूज़ किया है, अपनी पोस्ट का मिसयूज़ किया है, या किसी के साथ बहुत भयंकर मिसबिहेवियर किया है, या वो इनकैपेबल है। इनकैपेबल मतलब अपने काम के लायक नहीं है, ठीक है। अभी भी इतना इजी नहीं होता ये सब चीज़ें करना। द प्रोसीजर ऑफ द रिमूविंग द सुप्रीम कोर्ट जज इज कॉल्ड इम्पीचमेंट। अब सुप्रीम कोर्ट के अगर किसी जज को निकालना है और जिस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा ना, जिस तरीके को फॉलो करना पड़ेगा, उसे बोलेंगे इम्पीचमेंट, ठीक है। द मोशन कंटेनिंग द चार्जेस अगेंस्ट द जज मस्ट बी पास्ड इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। अच्छा, अगर किसी भी सुप्रीम कोर्ट के अगर जज को निकालना है ना, तो जो पार्लियामेंट के दो हाउसेज होते हैं ना, कौन से होते हैं दो हाउसेज? लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा एंड राज्यसभा के अगर 2/3 मेंबर्स जज के खिलाफ वोटिंग कर देते हैं, मतलब मोर देन 60% लोग उसके पार्लियामेंट हाउस के, लोकसभा और राज्यसभा के अगर 60% मेंबर, जो कि करीबन 2/3 बनता है, जो 2/3 मेंबर अगर उस जज के खिलाफ वोटिंग कर देते हैं ना, तब ही जाकर वो जज हटाया जाएगा। अगर 2/3 से कम वोटिंग होगी तब उस जज को हटाना आसान नहीं है, ठीक है। किसी भी जज को हटाना है सुप्रीम कोर्ट के, तो उसकी प्रोसीजर इम्पीचमेंट बोलते हैं उस प्रोसीजर को। और हटाया कब जाएगा? जब उस जज के खिलाफ 2/3 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हाउसेज, लोकसभा और राज्यसभा के 2/3 मेंबर अगर वोटिंग कर देंगे जज के खिलाफ कि हाँ मतलब इसने गिल्टी फाउंड है, तब जाकर उस जज को रिमूव किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। पावर्स एंड फंक्शंस। अब क्या पावर्स होती हैं जजेस के पास? पहला है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन मतलब सबसे पहला केस ही, अभी बताती हूँ। ओरिजिनल का मतलब बिगनिंग होता है, बिगनिंग ऑफ ज्यूरिडिक्शन वहीं से स्टार्ट हुई है। जैसे द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ओवर केसेस विच ओरिजिनेट इन द सुप्रीम कोर्ट ओनली एंड कैन नॉट बी हर्ड इन एनी अदर कोर्ट। मतलब क्या है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का? मतलब है वो केस वहीं पर ही स्टार्ट हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट में आया, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आया, नहीं। ओरिजिनल का मतलब वो केस स्टार्ट ही सुप्रीम कोर्ट में हुआ, ठीक है। जो केस सुप्रीम कोर्ट में ही स्टार्ट हुआ, ओरिजिन वहीं से उसका ओरिजिन हुआ, वहीं उसी को बोलते हैं ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। और हर कोई नॉर्मल केस सुप्रीम कोर्ट से स्टार्ट नहीं होता, कुछ कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट से ही स्टार्ट होंगे, ठीक है। वो कौन कौन से केसेस होते हैं? डिस्प्यूट्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ वन और मोर स्टेट्स, ठीक है। अगर यूनियन गवर्नमेंट और जो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट है, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट आ गया ना, कोई झगड़ा हो गया, तो वो केस सीधा कहाँ जाएगा? सीधा कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। इस तरह के केसेस जिसमें गवर्नमेंट्स के आपस में डिस्प्यूट होता है ना, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जाते। उस तरह के केसेस सीधा शुरुआत ही कहाँ होती है? सुप्रीम कोर्ट में। तो इसलिए इसे बोलते हैं ओरिजिनल, ठीक है। फिर है डिस्प्यूट्स बिटवीन टू स्टेट्स। अगर कोई दो स्टेट्स के बीच में आपस में कोई डिस्प्यूट हो गया है, तो वो सीधा कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। और डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और किसी के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं ना, तो वो वाला केस भी सीधा कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। अब आता है सुप्रीम कोर्ट का नेक्स्ट फंक्शन, वो है एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन। एपेलेट का मतलब होता है बच्चा अपील से रिलेटेड, है ना। एपेलेट वर्ड इज रिलेटेड विद अपील। अपील मतलब कोई एप्लीकेशन रिटन फॉर्म में देनी, अपील करना। द सुप्रीम कोर्ट हियर्स अपील्स अगेंस्ट द जजमेंट्स गिवन बाय द हाई कोर्ट्स। और सुप्रीम कोर्ट क्या सुनती है? उन अपील को सुनती है जो कि हाई कोर्ट के अगेंस्ट होती है। हाई कोर्ट के अगेंस्ट मतलब जैसे सपोज किसी ने हाई कोर्ट में केस किया,
ठीक है, किसी पर्सन ने हाई कोर्ट में केस किया था और वो हाई कोर्ट में उसकी फेवर में फैसला अगर नहीं जाता, ठीक है, हाई कोर्ट में अगर किसी पर्सन के फेवर में वो फैसला नहीं जाता, वो सेटिस्फाई नहीं होता, तो वो पर्सन कहाँ अपील करता है? हाई कोर्ट से भी ऊपर वाली कोर्ट में अपील करता है, जो कि कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट वो जो जजमेंट हाई कोर्ट के अगेंस्ट होती है ना, उन अपील्स को सुनता है। इन सच केसेस द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर फाइनल एंड बाइंडिंग। और जब वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जो भी केस जाता है ना, फिर जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेता है तो वो क्या होता है? वो फाइनल होता है। वो जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है और वो बाइंडिंग मतलब मानना ही पड़ता है। अब ये वोकेबलरी है, जैसे बताई दी। अपीलेट क्या होता है? जो अपील करना, ठीक है। और रिट क्या होती है? रिटन रिकमेंडेशन होती है, रिटन कमांड फ्रॉम अ कोर्ट और लीगल अथॉरिटी। मतलब क्या है? रिट क्या है? एक रिटन फॉर्म में ही कोई कमांड देना होता है, तो वो है रिट फॉर्म में। रिट मतलब रिटन फॉर्म में। नल एंड वॉइड अभी आपको बताया था कि वो अबॉलिश होता है, ख़त्म कर देना। इसके बाद तो तीसरा फंक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है बच्चा? द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज़ व्हेन आस्क्ड फॉर। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, प्रेसिडेंट को एडवाइस देने की पावर है। और कब एडवाइस दे सकता है? जब कोई इशू होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, जब हमारे संविधान से रिलेटेड कोई दिक्कतें आती है ना, उससे रिलेटेड अगर कोई दिक्कत है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तभी जाकर प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट सलाह दे सकता है। पर जब सलाह मांगी हो, व्हेन आस्क्ड फॉर, जब मांगी हो सलाह प्रेसिडेंट ने कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ सलाह अगर प्रेसिडेंट ने मांगी है, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट एडवाइस कर सकता है। However, the advice of the Supreme Court is not binding on the president। पर ये ज़रूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट उसकी एडवाइस, सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस को मानने के लिए बाध्य है। बाध्य मतलब मानना ही पड़ेगा। अभी तक हम ऊपर क्या बोल रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देती है उस चीज़ को मानना ही पड़ता है। पर ये तो एडवाइस है ना, तो एडवाइस अगर वो प्रेसिडेंट को देता है तो प्रेसिडेंट की मर्जी होती है वो उस एडवाइस को माने या ना माने। द प्रेसिडेंट मे और मे नॉट फॉलो द एडवाइस। ठीक है। फिर आता है जुडिशियल रिव्यू। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू डिक्लेयर ए लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट एज नल एंड वॉइड इफ इट फील्स दैट द लॉ वायलेट्स द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर क्या है? जो जुडिशियल रिव्यू भी करता है, अपने जो लॉ बनाते हैं ना, अगर कोई लॉ लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहा है ना, कॉन्स्टिट्यूशन की गरिमा के खिलाफ अगर कोई जा रहा है, तो वो क्या सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि जो उस लॉ को वो क्या कर दे? अबॉलिश कर दे, ख़त्म कर दे। ठीक है। फिर आता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में क्या आता है? द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो भी डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट लेता है ना, वो डिसीजन क्या होते हैं? रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड किए जाते हैं। इन ऑल द केसेस इन द सुप्रीम कोर्ट आर रिकॉर्डेड। जितने भी केसेस सुप्रीम कोर्ट जो भी जजमेंट्स देता है, जो भी फैसले करता है ना, सारे के सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड किए जाते हैं। दे कैन बी साइटेड बाय अदर कोर्ट्स इन डीलिंग विद सिमिलर केसेस। क्यों रिकॉर्ड किए जाते हैं? क्योंकि इनको एज ए एग्जाम्पल यूज़ किया जा सकता है लोअर कोर्ट्स के द्वारा, है ना। जैसे हाई कोर्ट में कोई केस है, वो कुछ मिलता जुलता केस है जिसका कि जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दी थी कभी, तो वो इस रिकॉर्ड्स को देखकर हाई कोर्ट फैसला दे सकता है कि ये केस इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा दिया था, तो हम लोग भी इसको इससे मिलता जुलता फैसला दे सकते हैं। ठीक है, वो मतलब हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उन फैसलों को रिकॉर्ड्स की फॉर्म में देख लेते हैं। द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज़ प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। तो रोल क्या है सुप्रीम कोर्ट का? क्या रोल दिख रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर है ना। ये तो दिख रहा है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षक है, रक्षा करता है और अपील का काम करता है। जो भी इनसे नीचे की कोर्ट होती है ना, उनकी अपील को भी सुनता है ये। इट ऑल्सो हैज़ द स्पेशल एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन इन द मैटर्स रेफर्ड टू इट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और स्पेशल एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन में भी कर सकता है। अगर कोई मैटर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड है ना, तो उसमें ये स्पेशल एडवाइजरी का काम कर सकता है। हर कोई
प्रेसिडेंट से रिलेटेड मैटर में कुछ नहीं एडवाइस कर सकता, सिर्फ और सिर्फ ये पावर किसके पास होती है, सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, ये स्पेशल एडवाइजरी पावर होती है कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड भी वो मैटर में कुछ एडवाइस दे सकता है। फिर आते हैं बच्चा हाई कोर्ट्स। अभी सुप्रीम कोर्ट्स का खत्म हुआ, इसके बाद आता है हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट्स आर द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील एट द स्टेट लेवल। अब आपको पता है कि स्टेट लेवल पर क्या होती है, स्टेट लेवल्स पे होती है हाई कोर्ट्स। ठीक है, जनरली एवरी स्टेट हैज़ ए हाई कोर्ट। जनरली क्या है, हर स्टेट की अपनी हाई कोर्ट होती है। हाउएवर देयर आर सम स्टेट्स दैट हैव ए हाई दैट शेयर ए हाई कोर्ट। कुछ स्टेट क्या होते हैं, हाई कोर्ट को शेयर भी करती हैं। अभी जैसे आपको एग्जांपल देती हूँ, कौन सी स्टेट्स हैं जो हाई कोर्ट को शेयर करती हैं, शायद आप लोगों को पता भी हो। जैसे अब हम लोग पंजाब में इस टाइम रह रहे हैं, तो पंजाब की हाई कोर्ट कहाँ पर है, चंडीगढ़ में। ठीक है, और एक हरियाणा एक स्टेट है, इसकी हाई कोर्ट भी क्या है बच्चा, चंडीगढ़ में। तो हरियाणा और पंजाब एक ही हाई कोर्ट को शेयर करते हैं जो कि चंडीगढ़ में है। ठीक है, तो एट प्रेजेंट देयर आर 24 हाई कोर्ट्स इन इंडिया। तो इंडिया में इस टाइम 24 हाई कोर्ट हैं, बट एक्चुअली इस टाइम 2024 में 25 हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में ना। तो आप ये थोड़ा अपने मैडम से कंसल्ट कर लेना कि कितने हाई कोर्ट्स हैं एट प्रेजेंट। 24 नहीं है, इट्स 25। फिर भी चलो आप कंसल्ट करके ही लिखना। तो बच्चा अब है पंजाब एंड हरियाणा शेयर कॉमन हाई कोर्ट। द 7 स्टेट्स इन द नॉर्थ ईस्ट शेयर द हाई कोर्ट इन गुवाहाटी। अभी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि पंजाब और हरियाणा एक ही हाई कोर्ट को शेयर करती है, और ये हाई कोर्ट कहाँ पर है बच्चा, चंडीगढ़ में है। ठीक है, और द 7 स्टेट्स इन नॉर्थ ईस्ट शेयर द हाई कोर्ट इन गुवाहाटी। अब 7 सिस्टर स्टेट्स आपने सुनी होंगी जो कि नॉर्थ ईस्ट में आती हैं, वो कौन कौन सी होती है, मेघालय है ना, मेघालय, असम, मिज़ोरम, कुछ इस तरह से 7 स्टेट्स हैं जो कि एक ही हाई कोर्ट को शेयर करती हैं, और वो हाई कोर्ट कहाँ पर है, गुवाहाटी में। उसके बाद आता है कलकत्ता हाई कोर्ट इन कोलकाता, मद्रास हाई कोर्ट इन चेन्नई, बॉम्बे हाई कोर्ट इन मुंबई एंड इलाहाबाद हाई कोर्ट इन इलाहाबाद। प्रयागराज आर द ओल्डेस्ट 4 हाई कोर्ट्स इन इंडिया। ठीक है, और ये जो 4 कोर्ट जिनके नाम बताए हैं, ये सबसे पुरानी कोर्ट्स हैं इंडिया की। अच्छा बच्चा, इसमें एक बात मुझसे मिस हो गई है बताने को, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 वर्ड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो पिक्चर देख रहे हो ना, ये किसकी पिक्चर है, H.J. कानिया की पिक्चर है। और ये कौन थे, सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ठीक है, ये तो 1 वर्ड में आएगा, H.J. कानिया द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके बाद आता है बेटा हाई कोर्ट की कॉम्पोजिशन, कि हाई कोर्ट में कौन कौन होते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट में बताया था ना कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और 33 जजेस होते हैं, तो उसी तरह से हाई कोर्ट की कॉम्पोजिशन क्या है, अ हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ ए चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस। तो हाई कोर्ट में क्या, एक तो चीफ जस्टिस होते हैं जो कि हेड होते हैं, है ना, इनको चीफ जस्टिस बोलते हैं, और बाकी सब जजेस होते हैं। और जो जजेस का नंबर है वो वेरी करता है, फिक्स नहीं है। द नंबर ऑफ जजेस वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। हर स्टेट में नंबर ऑफ जजेस हाई कोर्ट की अलग अलग होती है, डिपेंड करता है कि जो स्टेट का साइज़ क्या है। ठीक है, स्टेट के साइज़ पर ही नंबर ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट डिपेंड करते हैं। जितनी बड़ी स्टेट होगी उतना ही नंबर ऑफ जजेस ज़्यादा होगा, और जितनी ही छोटी स्टेट होगी साइज़ में, उतना ही हाई कोर्ट के जजेस का नंबर कम होगा। ठीक है, उसके बाद आता है द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट विद द हेल्प ऑफ बाय टेकिंग द एडवाइस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। और हाई कोर्ट के अगर चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना है तो प्रेसिडेंट ही करता है, बट किसकी हेल्प लेके करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का जो हेड होते हैं उनकी हेल्प लेते हैं, और गवर्नर की हेड लेते हैं। गवर्नर कहाँ का होता है, स्टेट का होता है, तो गवर्नर की हेल्प से, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की हेल्प से एंड गवर्नर की हेल्प से प्रेसिडेंट एडवाइस लेके चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, अच्छा बाकी जजेस की क्या कैसे अपॉइंटमेंट होती है, फॉर अपॉइंटिंग द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट द प्रेसिडेंट किसकी कंसल्टेशन करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, गवर्नर, और किसकी करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है,
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट उसकी हेल्प लेते हैं प्रेसिडेंट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी बतानी पड़ेगी कि टू बी द एलिजिबल टू बी अ जज ऑफ द हाई कोर्ट अ पर्सन मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर आपको हाई कोर्ट का जज बनना है तो क्या क्या एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए? यू शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, और हाई कोर्ट एडवोकेट फॉर एटलीस्ट, हाई कोर्ट में एडवोकेट की पोस्ट पे कम से कम 10 साल काम करना होना चाहिए, और होल्डर ऑफ जुडिशियल ऑफिस, और एक आपका जुडिशियल ऑफिस होना चाहिए एटलीस्ट फॉर द 10 ईयर्स, कम से कम 10 सालों के लिए आपके पास जुडिशियल ऑफिस होना चाहिए। यू शुड बी होल्डर ऑफ जुडिशियल ऑफिस एटलीस्ट फॉर द 10 ईयर्स, है ना। उसके बाद आता है टेन्योर। तो टेन्योर बच्चा वही जो टर्म होती है, जैसे हमने पीछे पढ़ी थी, टर्म वर्ड आया था इसके लिए। तो टेन्योर क्या है? वही है, अ जज ऑफ ए हाई कोर्ट होल्ड्स ऑफिस टिल द एज ऑफ 62 ईयर्स। ठीक है, एक हाई कोर्ट का जज कितनी एज तक काम कर सकता है? 62 ईयर्स तक। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के जो जज था उसकी एज क्या थी? 65 ईयर्स तक काम कर सकता था, जबकि एक हाई कोर्ट का जज का टेन्योर कितना होता है? 62 ईयर्स। द प्रोसीजर टू रिमूव अ जज ऑफ ए हाई कोर्ट इज द सेम एज दैट ऑफ ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ठीक है, प्रोसीजर क्या होता है अगर किसी जज को रिमूव करना हाई कोर्ट का, तो वही प्रोसीजर होगा जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए होता है। वो कौन सा प्रोसीजर था? उस प्रोसीजर का एक नाम था इम्पीचमेंट। ठीक है ना, इम्पीचमेंट में क्या था कि किसी भी अगर जज को हटाना होता है ना, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो चाहे वो हाई कोर्ट का हो, एक प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। इतनी आसानी से जजेस ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को नहीं हटा सकते हैं। इसके लिए एक प्रोसीजर होता है जो जैसा कि पहले बताया था कि जैसे पार्लियामेंट हाउस होता है ना, पार्लियामेंट के जो दो हाउसेस होते हैं, कौन कौन से होते हैं? लोकसभा एंड राज्यसभा। तो अगर उसके दोनों के 2/3 मेंबर्स वोटिंग कर देते हैं जज को रिमूव करने के लिए, तभी जज को रिमूव किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। अच्छा, पावर्स क्या होती हैं हाई कोर्ट के पास? क्या क्या पावर्स एंड फंक्शंस होते हैं हाई कोर्ट के? सबसे पहला है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन मतलब केस की शुरुआत ही वहीं से होनी। ऐसे केसेस जिनकी शुरुआत ही हाई कोर्ट से होती है, ये नहीं कि वो लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट तक आते हैं, है ना। तो जिन केसेस की शुरुआत सीधी हाई कोर्ट से ही होती है उन्हें बोलते हैं ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। और वो किस तरह के केस होते हैं जो सीधे ही हाई कोर्ट में आते हैं, सबसे पहले ही हाई कोर्ट में आएंगे? वो केसेस किस तरह के होते हैं? एक तो होते हैं वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है तो वो सीधा कहाँ अपील कर सकता है? हाई कोर्ट में। और कब हाई कोर्ट में सीधा केस आ सकता है? इलेक्शन डिस्प्यूट अगर होता है ना, अगर स्टेट में इलेक्शन के दौरान कोई झगड़ा हो जाता है, कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो उसका सॉल्यूशन भी कहाँ पर होगा? सीधा का सीधा हाई कोर्ट में होगा। ठीक है, फिर अपेलेट ज्यूरिडिक्शन क्या होता है बच्चों? जैसे बताया था, अपेलेट का मतलब रिलेटेड टू अपील। अपील जैसे कोई लोअर कोर्ट, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किसी ने कोई केस की लड़ रहा था, वो बंदा, कोई इंसान, कोई पर्सन, अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई केस लड़ रहा था और उसको वहाँ वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, उसको जो मतलब कुछ ऐसा फैसला सुनाया गया जिससे वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो वो पर्सन अल्टीमेटली क्या करेगा? वो हाई कोर्ट में अपील करेगा। ठीक है, वो हाई कोर्ट में अपील करेगा, इसे ही बोलते हैं अपेलेट ज्यूरिडिक्शन। अब ये कब होता है? इफ़ अ पार्टी टू डिस्प्यूट is not satisfied with the judgment of a lower court, it can make an appeal to the high court of the state। जैसे कि अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया, अगर कोई पार्टी लोअर कोर्ट के केस जजमेंट से अगर सेटिस्फाई नहीं होती ना, तो वो जाकर हाई कोर्ट में अपील करते हैं कि हमारे केस को दोबारा से सुना जाए और हमारे को सही से जजमेंट दी जाए, जो कि हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नहीं मिली। ठीक है, An appeal can also be made to the High Court if the subordinate court gives death sentence to a convict। और अपील कब की जा सकती है? अगर किसी को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसको सबॉर्डिनेट कोर्ट भी बोलते हैं, नीचे की जो कोर्ट होती है उसको सबॉर्डिनेट कोर्ट भी बोलते हैं। अगर किसी को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सबॉर्डिनेट कोर्ट में डेथ सेंटेंस मिला है, डेथ सेंटेंस मतलब फांसी की अगर किसी को सज़ा मिली है, ठीक है, तो वो जिस पर्सन को फांसी की सज़ा मिली है वो दोबारा से अपील कर सकता है हाई कोर्ट में कि मेरी सज़ा, मतलब एक बार दोबारा गौर किया जाए, क्यों
ठीक है। अब नेक्स्ट फंक्शन है हाई कोर्ट का सुपरवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। सुपरवाइजरी ज्यूरिडिक्शन का मतलब होता है बच्चा सुपरवाइज करना, ठीक है। और तो ये किसको सुपरवाइज कर सकते हैं, इससे नीचे कौन है, सुपरवाइज किसको किया जा सकता है, जो उससे नीचे हो, ठीक है, उसको सुपरवाइज किया जा सकता है। सुपरवाइज इज द फंक्शनिंग ऑफ द लोअर कोर्ट इन द स्टेट, ठीक है। लोअर कोर्ट में जो भी फंक्शनिंग है, किस तरह से फंक्शनिंग हो रही है, उसको सुपरवाइज कौन करेगा, हाई कोर्ट कर सकती है। और पावर टू इशू रिट्स, और इसके पास पावर होती है कुछ रिटर्न में लीगल डॉक्यूमेंट्स को करने की। द हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स। तो हाई कोर्ट क्या कर सकते हैं, जो रिट्स होती हैं रिटर्न फॉर्म में लीगल होते हैं ना, लीगल अथॉरिटीज़ उनको इशू कर सकती है, ठीक है। फिर आता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, मतलब क्या है, रिकॉर्ड रखना, कि हाई कोर्ट भी अपने रिकॉर्ड्स जितने भी उसके केसेस होते हैं ना, उनकी जजमेंट्स के रिकॉर्ड को ये सेफली रखती है, ठीक है, उनका रिकॉर्ड पूरा रखती है, ताकि इन फ्यूचर भी किसी को लोअर कोर्ट को कोई हेल्प लेनी हो तो उसके केस को देखकर ही जजमेंट की हाई कोर्ट ने कैसे जजमेंट करी थी उस सिमिलर केस की, तो वो हेल्प ले सकते हैं, है ना। तो रिकॉर्ड क्यों रखते हैं, ताकि इन फ्यूचर भी किसी कोर्ट को अगर नीड पड़ती है ना, तो इस रेफरेंस को देखकर, रिकॉर्ड्स को देखकर जजमेंट दे सकता है। इसके बाद एक ये चार्ट सा बनाया हुआ है ये, ठीक है। पहला है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या है, जैसे आपको बताया था कि एपेक्स कोर्ट है, सबसे टॉप मोस्ट पे आती है, न्यू दिल्ली में है जो कि। फिर आता है हाई कोर्ट्स, ये हाईएस्ट कोर्ट है, स्टेट लेवल पे और यूटी लेवल पे होती है ना। तो हाई कोर्ट्स कहाँ कहाँ पे होती है, स्टेट्स में होती है और यूटीज़ में होती है, ठीक है। हाई कोर्ट्स कहाँ पे होंगी, स्टेट्स में होती हैं और यूनियन टेरिटरीज़ में होती हैं। और देयर आर टोटल 24 हाई कोर्ट्स, या आप 25 बोल सकते हो, इन इंडिया। ऑलमोस्ट 1 फॉर एवरी स्टेट एंड यूटी, मतलब हर स्टेट और यूटी में कम से कम एक हाई कोर्ट मिलेगी। उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स। वही जैसे बताया था, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट क्या होता है, जिसे सबऑर्डिनेट कोर्ट भी बोलते हैं, और ये जनरली 1 इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, है ना। और ये कितनी होती हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में मोस्टली एक तो मिल ही जाएगी, ठीक है। अब इसका डिटेल में करेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, जिसे कि हम सबऑर्डिनेट कोर्ट भी बोलते हैं। ईच स्टेट इन इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। इंडिया की हर स्टेट है बच्चा, वो डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड है। द कोर्ट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो जो कोर्ट होती है ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसे सबऑर्डिनेट कोर्ट बोलते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कौन सी होती है, अब नेक्स्ट आता है बच्चा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या होता है ना बच्चा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर डिस्ट्रिक्ट में 2 तरह की कोर्ट्स होती हैं, ठीक है। हर डिस्ट्रिक्ट में 2 तरह की कोर्ट होती है, कौन कौन सी, एक होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और दूसरी होती है सेशन कोर्ट, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या होते हैं ना बच्चा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वो वाले केसेस सॉल्व करते हैं जो कि सिविल केसेस में आते हैं। वो केसेस जो सिविल केसेस में आते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सॉल्व करती है। और सिविल केसेस कौन कौन से होते हैं, जो कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से रिलेटेड होते हैं। वो केसेस जिसमें प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट है, लैंड की कोई डिस्प्यूट है, मनी ट्रांजैक्शन का कोई डिस्प्यूट है, या विल का डिस्प्यूट है, विल मतलब वसीयत होती है ना, तो या मैरिज का डिस्प्यूट है, या डाइवोर्स का डिस्प्यूट है। तो इस तरह के जो डिस्प्यूट है, मनी ट्रांजैक्शन, लैंड, प्रॉपर्टी, ये सब केसेस किस में आते हैं, सिविल केसेस में आते हैं। और सिविल केसेस कौन रिजॉल्व करता है, कौन सुलझाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इतनी बात क्लियर है। इसके बाद आता है बच्चा सेशन कोर्ट। तो सेशन कोर्ट क्या होती है, सेशन कोर्ट वो कोर्ट होती है जो कि क्रिमिनल केसेस सुलझाती है। सेशन कोर्ट भी डिस्ट्रिक्ट में आती है, ठीक है। और सेशन कोर्ट किस तरह के केसेस सुलझाती है, क्रिमिनल केसेस, है ना। तो क्रिमिनल केसेस कौन कौन से, जैसे कोई रॉबरी का वाला काम हो गया ना, चोरी का, कोई डकैती का, डकैती जो होती है, जैसे कोई किसी ने बैंक लूटा, तो वो भी क्रिमिनल केस के अंडर आता है, और उसे कौन रिजॉल्व करेगा, सेशन कोर्ट सुलझाएगी। और मर्डर तो है ही क्रिमिनल केस, ठीक है। तो बच्चा अब आता है रेवेन्यू कोर्ट्स। और रेवेन्यू कोर्ट्स
किन मामलों से डील करती है? वो मामले जो कि एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर लैंड किसकी है और इस पर कितना रेवेन्यू आ रहा है। तो एग्रीकल्चर लैंड पे कितना रेवेन्यू आ रहा है या कितना रेवेन्यू कोई पर्सन जिसकी एग्रीकल्चर लैंड है वो दे रहा है, ये सब केसेस रेवेन्यू को डील करती है। इसका सिंपल काम है, एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड है और रेवेन्यू से रिलेटेड है। एग्रीकल्चर लैंड से कितना टैक्स लेना है, ठीक है। दे असेस एंड कलेक्ट द लैंड रेवेन्यूज फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड होल्डर्स। और इनका काम क्या है कि एसेस करना, कि एक्सेस मतलब एसेस होता है कि कैलकुलेट करना, ठीक है। कैलकुलेट करना कि एग्रीकल्चर लैंड पे कितना लैंड रेवेन्यू आएगा, कितना टैक्स आएगा, ठीक है। ये सब कैलकुलेशन करनी टैक्स की। एट द तहसील लेवल, लोवेस्ट लेवल लैंड डिस्प्यूट्स आर हर्ड बाय रेवेन्यू ऑफिसर्स कॉल्ड तहसीलदार। अच्छा, तहसील लेवल जो कि डिस्ट्रिक्ट से भी छोटा होता है। तहसील लेवल क्या होता है? ये डिस्ट्रिक्ट से भी छोटा लेवल होता है। डिस्ट्रिक्ट में ही तहसील होती है ना, तो वही लोवेस्ट लेवल होता है। वहाँ के जो लैंड डिस्प्यूट होता है ना, कोई लैंड से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट्स होते हैं, वो कौन सुनता है? रेवेन्यू ऑफिसर्स, ठीक है। और रेवेन्यू ऑफिसर्स को क्या बोलते हैं? तहसीलदार। तो शायद आपने सुना भी होगा कि अपने पेरेंट्स से सुना होगा तहसीलदार, ठीक है। तो तहसील लेवल पे जो भी लैंड डिस्प्यूट्स होते हैं उनको एक तहसीलदार सॉर्ट आउट करता है उन मामलों को। फिर आता है एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल सच केसेस आर हर्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये जो लैंड से रिलेटेड डिस्प्यूट होता है ना, एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होगा, तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन सुनेगा? डीसी सुनता है, ठीक है। वो सॉर्ट आउट करता है। डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। द हाइएस्ट रेवेन्यू कोर्ट इन अ स्टेट इज़ द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट कौन सी है स्टेट की? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बोलते हैं इसको। फिर आता है बच्चा न्याय पंचायत, ठीक है। न्याय पंचायत मतलब न्याय पंचायत डील विद केसेस एट द विलेज लेवल। अब विलेज लेवल पर क्या होता है बना बच्चा? न्याय पंचायत होती है। पंचायत सुनिए ना, जो न्याय करती है वो न्याय पंचायत होती है, और ये विलेज लेवल पे होती है, ठीक है। देर इज़ वन न्याय पंचायत फॉर अ ग्रुप ऑफ 5 विलेजेस, ठीक है। न्याय पंचायत क्या होती है? एक होती है 5 विलेज पंचायत के पीछे एक न्याय पंचायत होती है, ठीक है। मतलब क्या है? 5 विलेजेस की एक न्याय पंचायत होती है। दे हेल्प इन सॉल्विंग माइनर केसेस क्विकली एंड विदाउट मच एक्सपेंस। तो न्याय पंचायत क्या करती हैं? छोटे मोटे केसों को सॉल्व करती है। बड़े बड़े केस नहीं, मर्डर वर्डर वाले कोई केस नहीं सॉल्व करती। सिर्फ छोटे मोटे, जैसे अड़ोसी पड़ोसी का कोई झगड़ा हुआ, इस तरह के छोटे मोटे ही जो होंगे इस तरह के सॉर्ट आउट करेगी, और ज़्यादा नहीं करती है। दे हेल्प इन सॉल्विंग माइनर केसेस क्विकली एंड विदाउट, और इसमें कोई खर्चा भी नहीं होता। इसमें कोई वकील की थोड़ी ना ज़रूरत होती है ना। जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई केस करना, हाई कोर्ट के लेवल पे केस करना, तो लॉयर की ज़रूरत पड़ती है, खर्चा पानी पूरा होता है। बट न्याय पंचायत में कोई केस को सॉल्व अगर करवाना है तो कोई खर्चा नहीं होता। पंचायत कोर्ट्स कैन ओनली इम्पोज स्मॉल फाइन्स, दे कैन नॉट सेंड पीपल टू जेल। ये जो न्याय पंचायत है ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती हैं? सिर्फ फ़ाइन ही लगाती है, छोटे मोटे फ़ाइन इम्पोज करती हैं, छोटे मोटे फ़ाइन ही लगाती हैं। ये किसी पर्सन को जेल थोड़ी ना भेज सकते हैं ये, ठीक है। ये वाला हक इनके पास नहीं होता। फिर आता है लोक अदालत। अब आता है लोक अदालत, मतलब लोक का मतलब होता है पीपल, है ना। लोक अदालत होता है पीपल्स ऑफ कोर्ट ऑफ पीपल। जो लोगों की अपनी अदालत होती है उसे बोलते हैं लोक अदालत, सेटअप बाय द गवर्नमेंट। और ये लोक अदालत कौन सेटअप करता है? गवर्नमेंट की ही होती है। ये लोक अदालत भी ऐसे नहीं है कि किसी ने बना ली, बल्कि इसको गवर्नमेंट सेटअप करती है टू प्रोवाइड स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव जस्टिस टू द पीपल। और इस लोक अदालत में क्या होता है ना, जो भी फैसले होते हैं वो जल्दी हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो छोटे लेवल पे होती है ये, तो इसके जो फैसले होते हैं वो स्पीडी होते हैं, और कोई खर्चा भी नहीं होता इसमें, कोई लॉयर की ज़रूरत नहीं होती इसमें। देयर इज़ नो कोर्ट फीस, में कोई कोर्ट की फ़ीस भी नहीं देनी पड़ती। नो लॉयर्स आर रिक्वायर्ड, इसमें कोई लॉयर वकील की भी ज़रूरत नहीं होती लोक अदालत में। द पार्टीज़ कैन डायरेक्टली एक्सप्लेन देयर स्टैंड टू द जज।
और जो लोक अदालत में जज होता है ना, उसके पास जो मान लो दो पार्टी का आपस में डिस्प्यूट है, कोई दो पार्टी जिनका आपस में कुछ झगड़ा है, कोई सुलझाना है उन्होंने, तो वो सीधा जज से मिलती हैं। इसमें ये नहीं कि बीच में कोई लॉयर आएगा और वो उनके मुद्दे को आगे लेके जाएगा, नहीं, ये दो पार्टीज आपस में डायरेक्टली जज से मिल लेती हैं लोक अदालत की। इन दिस अदालत द डिस्प्यूटिंग पार्टीज पुट फॉरवर्ड देयर केस विदाउट द हेल्प ऑफ एडवोकेट्स। इसमें क्या है, लोक अदालत में क्या है, जो भी पार्टीज है अपने केस को बिना एडवोकेट की हेल्प के ही सीधा जज के सामने रख देते हैं। सिंस द प्रोसीजर इज सिंपल, अ लार्ज नंबर ऑफ केसेस आर डिसाइडेड इन अ सिंगल डे। और इसका प्रोसीजर बड़ा सिंपल है, कोई वकील, कोई बीच में कोई मीडियोकर और नहीं होता। तो इस तरह के जो फैसले होते हैं ना, सिंगल डे में कई सारे हो जाते हैं। एक ही दिन में लोक अदालत कई सारे फैसले कर देती है, कई है ना, कई डिस्प्यूट का सॉर्ट आउट कर देती है। द लोक अदालत हैव नॉट ओनली हेल्प द पुअर पीपल गेट इनएक्सपेंसिव जस्टिस। और लोक अदालत किनके लिए है, मेनली किसके लिए हेल्पफुल हुई है लोक अदालत, उन पीपल के लिए जो कि पुअर है ना, जो कोर्ट का खर्चा नहीं उठा सकते, को जो वकील का खर्चा नहीं उठा सकते। तो ये बिल्कुल, अगर जिसको इनएक्सपेंसिव जस्टिस चाहिए तो वो लोक अदालत की तरफ जाते हैं, और पुअर पीपल मोस्टली इसका इस्तेमाल करते हैं। दे हैव ऑल्सो लाइटन द वर्कलोड ऑफ रेगुलर कोर्ट्स। और लाइटन मतलब हल्का कर दिया है। लोक अदालत के आने की वजह से जो बाकी रेगुलर कोर्ट्स है ना, रेगुलर कोर्ट से होगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी, है ना, हाई कोर्ट होगी, और ये सुप्रीम कोर्ट होगी, इनका काम भी थोड़ा हल्का हो गया है। क्योंकि आधे फैसले तो, जो छोटे मोटे फैसले होते हैं वो तो लोक अदालत में ही सॉल्व हो जाते हैं, तो है ना, तो बाकी मतलब उसमें वो केसेस वहाँ नहीं जाते, हाई कोर्ट में नहीं जाता, तो सीधा ही लोक अदालत में जो फैसले सॉल्व हो जाएंगे तो उन लोगों को आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, है ना। तो इससे क्या हुआ कि वर्कलोड रेगुलर कोर्ट्स का कम हो गया है। A लोक अदालत is presided over by a retired judicial officer helped by two other members who are usually a social worker and a lawyer। और लोक अदालत का हेड कौन होता है, जनरली कौन इसको संभालता है, सबसे मेन कौन होता है इसमें, एक जुडिशियल ऑफिसर होता है ना। ये रिटायर्ड पर्सन है, जो कभी हाई कोर्ट का, कभी कुछ पर्सन जुडिशियल ऑफिसर रहा होगा ना, हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का कोई भी रिटायर्ड पर्सन जो होता है जुडिशियल ऑफिसर होता है, वो किन दो पर्सन्स के साथ ये सॉल्यूशन करता है, फैसले करता है। एक तो होगा सोशल वर्कर और दूसरा होगा लॉयर। मतलब क्या है, लोक अदालत में एक रिटायर्ड ऑफिसर होता है और एक सोशल वर्कर होता है और एक लॉयर होता है। ये तीनों मिलकर ही फैसले को सोल्व करते हैं। फिर आता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मतलब PIL, ठीक है। अब PIL क्या होती है, दो एवरी सिटीजन इंडिया हैज़ अ राइट टू जस्टिस थ्रू द कोर्ट्स, इन रियलिटी वी फाइंड दैट एक्सेस टू कोर्ट्स इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ द पुअर पीपल इन इंडिया, ठीक है। अब हर सिटीज़न का, हर इंडियन सिटीज़न का हक है, उसको अगर जस्टिस चाहिए तो उसको कोर्ट की तरफ, मतलब कोर्ट में वो जा सकता है। बट रियलिटी क्या है, कोर्ट तक जाना इतना आसान नहीं है, ठीक है ना। कोर्ट में अगर आपको कोई अपील करनी है, कुछ भी करना है, तो आपको लॉयर का खर्चा करना पड़ेगा, है ना। तो और कोर्ट तक पहुंचना मतलब आपको टाइम स्पेशल निकाल कर कोर्ट तक जाना पड़ेगा, जो कि पूरा पूरा दिन लग जाता है इन चीज़ों के लिए। तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट है। किन के लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, पुअर पीपल के लिए। पुअर पीपल का क्या काम होता है, वो बेचारे डेली कमाते हैं और डेली उनका खाने का तभी अरेंजमेंट होता है, उनके घर में खाना तभी बनता है जब वो डेली कमाते हैं, है ना। अगर वो डेली कमाएंगे नहीं, सपोज उन्होंने एक दिन नहीं कमाएंगे तो उनको घर में खाने की दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे पर्सन अगर जिनको जस्टिस चाहिए, पुअर पीपल को अगर जस्टिस चाहिए, वो कोर्ट तक नहीं जा सकता, उसके पास इतना टाइम ही नहीं है ना। उसको तो डेली कमाना और डेली खाना, उसका तो यही काम होगा। प्लस उसके पास पैसा भी नहीं होगा, जो लीगल की जो कार्रवाई होती है ना, कोई लॉयर करे उसका खर्चा दे, तो ये सब पुअर पीपल तो इंडिया में नहीं कर सकते ना। तो लीगल प्रोसीजर्स इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ मनी, टाइम एंड पेपर वर्क। और जो भी कोई भी लीगल प्रोसीजर करना है कोर्ट का, उसमें बहुत सारा पैसा लग जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा पेपर वर्क होता है। और जो पुअर पीपल मोस्टली क्या होते हैं, इलिटरेट होते हैं ये लोग, तो पेपर वर्क भी इनके समझ इतना नहीं आता। द आइडिया ऑफ गोइंग टू कोर्ट टू गेट जस्टिस इज ऑफन इम्पॉसिबल फॉर ए पुअर इलिटरेट पर्सन। तो
कोर्ट की तरफ जाने का आइडिया जस्टिस पाने के लिए बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है एक पुअर पर्सन जो कि इलिटरेट होता है ना, पढ़ा लिखा तो वो होता नहीं है। In the early 1980s, the Supreme Court introduced the System of Public Interest Litigation और PIL। तो 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने एक सिस्टम बनाया था जिसे बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसको PIL शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। इवन अ लेटर और टेलीग्राम एड्रेस टू द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट इज नाउ ट्रीटेड एज अ PIL। तो क्या है, कहने का मतलब है कि अगर हमें सुप्रीम कोर्ट में कुछ केस करना, सुप्रीम कोर्ट में कुछ जस्टिस चाहिए या हाई कोर्ट से कुछ जस्टिस चाहिए, तो एक सिंपल लेटर लिख के भी इसका सॉल्यूशन निकलवाया जा सकता है। सिंपल लेटर लिख दो या टेलीग्राम कर दो सुप्रीम कोर्ट के एड्रेस पे या हाई कोर्ट के एड्रेस पे, ये अगर लेटर मेल कर सकते हैं तो इसे ही एज ए PIL लिया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी पर्सन को कोई लॉयर करना पड़ेगा और लॉयर के थ्रू ही कुछ इन्फॉर्मेशन जाएगी, बल्कि क्या है, एक लेटर या टेलीग्राम हम भी कर सकते हैं, इन जनरल हम भी कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के नाम या हाई कोर्ट के नाम, इसे एज ए PIL लिया जाएगा। एनी इंडिविजुअल कैन फाइल ए PIL इन हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन हुज राइट्स हैव बीन वायलेटेड। अब इसका मतलब क्या है ना बच्चा, कि कोई भी इंडिविजुअल PIL को फाइल कर सकता है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, दोनों जगह पर PIL फाइल कर सकता है कोई भी पर्सन किसी दूसरी पर्सन की तरफ से। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जैसे सपोज आपके सामने आप देख रहे हो कि कोई पुअर पीपल है जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, ठीक है, जिसके कुछ फंडामेंटल राइट वायोलेट हो रहे हैं या कुछ उसके साथ अत्याचार हो रहा है किसी पुअर पीपल के साथ, है ना, आपके सामने ये सब चीज़ आप देख रहे हो, तो आपको क्या लगेगा कि मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, उसको जस्टिस आप कैसे दिलवाएंगे। आप क्या कर सकते हो, PIL फाइल आप उसके बिहाफ पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कर सकते हैं कि इस पर्सन को जस्टिस दिलवाई जाए। ज़रूरी नहीं है उस पुअर पर्सन को ही जाना ज़रूरी है कोर्ट में या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, उसके बिहाफ पर, उसके बिहाफ पे आप भी उस पुअर पर्सन की हेल्प करने के लिए PIL फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, बात क्लियर होगी आई थिंक। अब आप देखो कि PIL की वजह से किस किस को हेल्प मिली है। पहला है रेस्क्यूइंग बॉन्डेड लेबरर्स फ्रॉम इनह्यूमन वर्क कंडीशंस, कि कुछ लेबरर्स थे, वर्कर्स थे जो कि बंधुआ थे, मतलब बॉन्डेड थे, उनको मतलब काम करने के लिए मजबूर कर रखा था, वो करना भी नहीं चाहते थे। कुछ ऐसे लेबरर्स थे वो बॉन्डेड थे, है ना, और वो मतलब इनह्यूमन, जहाँ पर कोई भी इंसान काम नहीं कर सकता, उन लोगों से काम करवाया जा रहा था। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन ने PIL लगाई सुप्रीम कोर्ट में और इन बॉन्डेड लेबरर्स को वहाँ से बचाया गया। ठीक है, और कहाँ, रिलीज ऑफ प्रिजनर्स कैप्ट इन जेल इवन आफ्टर देयर पनिशमेंट टर्म वाज कंप्लीट। और PIL का देखो कहाँ पे फ़ायदा हुआ, वो कुछ प्रिजनर्स थे जो कि जेल में काफ़ी लंबे टाइम से रह रहे थे, उनकी पनिशमेंट वाला टर्म भी कंप्लीट हो गई थी। जैसे किसी को 10 साल की सजा हुई तो उसके वहाँ 10 साल हो भी गए थे, उसके बावजूद भी जेल वाले उनको नहीं छोड़ रहे थे, है ना। तो फिर क्या किया, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने उन प्रिजनर्स को बाहर निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में PIL लगाई कि इनको वहाँ से रिलीज़ किया जाए, ये ऑलरेडी अपनी पनिशमेंट टर्म पूरी कर चुके हैं। फिर जब उनकी PIL सुनी गई तो उनको वहाँ से प्रिजनर्स को रिलीज़ किया गया जेल में से। और कहाँ होता है, इलीगल अलॉटमेंट ऑफ गवर्नमेंट एकोमोडेशन, और कोई भी गवर्नमेंट की एकोमोडेशन है जिस पे किसी ने इलीगली कब्जा कर रखा है, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट की जगह है जिस पे इलीगल कब्जा हो रखा है और वो आपको पता है, उसके लिए भी आप PIL लगा सकते हैं। द मिड डे मील गिवन टू द चिल्ड्रन इन द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स इज बिकॉज ऑफ ए PIL। जो आज की डेट में गवर्नमेंट स्कूल्स में मिड डे मील जो स्टार्ट हुआ है ना, वो भी किसके नतीजे से हुआ है, किसी ने PIL लगाई थी कि जो छोटे बच्चे हैं ये अपने पेरेंट्स के साथ काम करते हैं, मिड डे मील अगर स्कूल में स्टार्ट करवा दिया जाएगा तो ये बच्चे खाने के लिए तो एटलीस्ट स्कूल में आएंगे, और खाने के लिए आएंगे तो पढ़ भी लेंगे। तो जो मिड डे मील है वो मतलब PIL का ही नतीजा है
नेक्स्ट टॉपिक आता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब होता है जजेस अपना काम इंडिपेंडेंटली करते हैं, मतलब किसी के दबाव में नहीं करते। ठीक है, जजेस अपना काम इंडिपेंडेंटली करते हैं, इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, किसी के भी दबाव में आकर काम नहीं करते। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है? द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव मेड जुडिशरी इन इंडिया इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ ऐसे लॉ बनाए हैं, कुछ ऐसा फ्रेम हुआ है कि जजेस के काम में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे कोई भी मिनिस्टर हो, कोई लोकसभा का मेंबर हो, चाहे राज्यसभा का मेंबर हो, कोई भी हो, जजेस के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकता। कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ ऐसे लॉज बनाए हैं। दे हैव इंश्योर्ड दैट नाइदर द एग्जीक्यूटिव नोर लेजिस्लेचर इंटरफेयर विद द वर्किंग ऑफ द कोर्ट्स। फिर आता द सेपरेशन ऑफ पावर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प जुडिशरी टू मेक इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल डिसीजंस। और कुछ पावर्स दी गई हैं जुडिशरी को अलग से कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, जिससे कि वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं और इम्पार्शियल काम करते हैं। अपने जो डिसीज़न है किसी के प्रेशर में आके नहीं देते कि किसी मंत्री ने बोला कि धमकी दी और मेरी फेवर में फैसला दे, नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि जजेस के पास अपनी खुद ऐसी पावर है कि कोई इनको रोक टोक नहीं सकता अपना फैसला सुनाने से। ठीक है, द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर डू नॉट हैव मच रोल इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। और जजेस की जब अपॉइंटमेंट करते हैं तो आपको बताया था कि अगर जज को अपॉइंटमेंट करना है तो प्रेसिडेंट 3-4% की सलाह लेता है, तब जाकर जजेस को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद है रिमूवल ऑफ जजेस हैव बीन मेड वेरी डिफ़िकल्ट। और किसी भी जज को हटाना बहुत डिफ़िकल्ट काम है। जैसे बताया था, इम्पीचमेंट प्रोसेस से ही एक प्रोसीजर होता है जिससे जज को हटाया जा सकता है। जजेस को हटाना इतना आसान नहीं, इसलिए जजेस कैन वर्क मोर इम्पार्शली विदाउट द फियर ऑफ लूजिंग देयर जॉब। इसलिए जज बिना बाइस्ड हुए अपना काम कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जजेस को रिमूव करना इतना आसान नहीं है, पूरी इम्पीचमेंट प्रोसीजर को फॉलो करते हुए ही जजेस को निकाला जा सकता है। तो इतना आसान नहीं है, इसीलिए सभी जजेस हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के बिना डरे हुए अपने जजमेंट सुनाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि उनको पता है उनकी जॉब आराम से ऐसे कोई नहीं निकाल सकता, इसलिए वो जो भी जजेस फैसला सुनाते हैं ना, जजमेंट देते हैं, वो किसी से बिना डरे हुए देते हैं। ठीक है, द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एनेबल्स जजेस टू गैदर एक्सपीरियंस एंड टू डिस्पेंस जस्टिस विदाउट फियर और फेवर। और जजेस को पता है कि उनकी जो जॉब है वो सिक्योर है, वो मतलब कोई भी उनको अपनी टेन्योर से पहले, अपनी जो जॉब का टाइम होता है उससे पहले कोई भी नहीं निकाल सकता। तो इसलिए सभी जजेस क्या है, बिना फियर के, बिना डरे, बिना किसी की फेवर के, बिना बायस्ड हुए क्या है, जजमेंट देते हैं, डिसीजन अपना सुनाते हैं। In India, the judges of the Supreme Court are not allowed to practice after retirement, as they may not remain fair in discharge of their duties while in service. और इंडिया में ना सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अलाउ नहीं है प्रैक्टिस करना रिटायरमेंट के बाद। सुप्रीम कोर्ट के जजेस रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस करने अलाउ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बाद में क्या होता है ना, जब तक ड्यूटी में थे तो उनको पता है वो फियरलेस डिसीजन देते थे, है ना, बिना डरे हुए डिसीजन देते थे। पर रिटायरमेंट के बाद तो वो सब फैसिलिटी नहीं मिलती ना, उस हिसाब से वो नहीं मिलेंगे जो उनको पहले कॉन्स्टिट्यूशन से मिलते थे। तो मतलब वो हो सकता है कि वो रिटायरमेंट के बाद कुछ बायस्ड फैसला सुनाएं, इसलिए उनको प्रैक्टिस का मौका नहीं देते आफ्टर रिटायरमेंट। It is only when the judiciary is free from the influence of the executive that it can be impartial and justice can be provided to aggrieved parties, है ना। तो क्या है, जुडिशरी बिना किसी के दबाव में आए, एग्जीक्यूटिव्स के जो होते हैं, एग्जीक्यूटिव होते हैं जो हाई पोस्ट पे होते हैं, जब मिनिस्टर्स हो गए, है ना, तो बिना किसी के दबाव में आए अपना इम्पार्शियल, है ना, इम्पार्शियल मतलब बिना बायस्ड का जस्टिफिकेशन जो भी सुनाते हैं जिस पार्टी को भी नीड होती है। ठीक है, तो बिना डरे वो वही चीज़ है, बिना डरे जजेस अपना फैसला सुना सकते हैं। क्लियर है?
थैंक यू।